हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग, ये है टीडीपी की एमसीक्यू क्लास, टीडीईपी एमसीक्यू, जो कि आपके बीईटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज चल रही है। तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 2 तक कवर कर लिया है एमसीक्यू के, ठीक है। और ये है आपका लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर इससे पहले लेक्चर को अगर आपको देखना चाहते हैं, इससे पिछले लेक्चर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी टीडीपी एमसीक्यू की लिंक आपको दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं सारी क्लासेस को। तो ये आपके क्या होते हैं, हम बहुत इम्पोर्टेंट और टॉपिक वाइज यहाँ से क्वेश्चंस को कवर करा रहे हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे, जितने भी हैं टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को क्या है, आपकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और क्वेश्चंस की पीडीएफ क्या करेंगे आप लोग, डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड आप यूएसपी, आपको एक टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उस पर आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो इससे पिछली क्लास की हमने तो लेक्चर नंबर 1 की पीडीएफ आपको दे दी है, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 की एक साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, आइए सभी लोग। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से कोशिश करेंगे देने की, ठीक है, इसका आंसर। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच टाइप ऑफ लोड यूज 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि क्या कहा गया है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से टाइप का आपका लोड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज और 4 वायर सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको बताना है, समझ गए। तो बताइए, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बैलेंस लोड के लिए या अनबैलेंस लोड के लिए या दोनों के लिए। तो इसका आंसर बताइए सभी लोग। 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम का जो यूज किया जाता है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, बताइए सभी लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अनबैलेंस सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, वेयर आर द स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड। आपको ये बताना है कि जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है, उस स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज कहाँ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लो वोल्टेज ओवरहेड लाइंस, ऑप्शन बी दिया गया है डेड एंड्स, सी ऑप्शन दिया है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, डी ऑप्शन दिया गया है बोथ बी एंड सी, यानी कि बी और सी दोनों। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर मैंने आपको बताया, पढ़ाया भी है। तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज कहाँ किया जाता है, हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पे हमको मोड़ देना होता है, ठीक है, जहाँ पे हमको मोड़ देना होता है, या जहाँ पे आपकी लाइन खत्म हुई है, डेड एंड हुई है, ठीक है। डेड एंड को बोलते हैं जहाँ पे आपकी लाइन खत्म हुई है, ठीक है। तो डेड एंड, या जहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड करनी हो, या रिवर होती है, या क्रॉस करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
नदी को क्रॉस करना होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी, यानी कि इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों सही हैं। डेड एंड्स एंड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन की डायरेक्शन को चेंज करना हो तो वहाँ पे भी आप स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, विच इंसुलेटर इज आल्सो यूज्ड एज पूल टाइप ऑफ इंसुलेटर। बताइए आंसर, यानी कि इनमें से कौन सा इंसुलेटर जो होता है वो पूल टाइप इंसुलेटर कहलाता है, या पूल टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं उसको। तो कौन सा इंसुलेटर होता है बताइए सभी लोग। पिन टाइप, साइकिल टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रे टाइप इंसुलेटर, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पिन टाइप इंसुलेटर। तो जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पूल टाइप इंसुलेटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज मेनली यूज्ड फॉर लो वोल्टेज ओवरहेड लाइंस। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, यानी कि आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा इंसुलेटर जो होता है मेनली आपका लो वोल्टेज ओवरहेड लाइंस के लिए यूज किया जाता है। बताइए, पिन टाइप, साइकिल टाइप, सस्पेंशन टाइप, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइए इसमें क्या होगा, सभी लोग बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका साइकिल टाइप इंसुलेटर। ठीक है, हमने आपको बताया था कि साइकिल टाइप इंसुलेटर जो होता है आपका वो लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लो वोल्टेज के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंडिया, यहाँ पे ये होगा इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में विच टाइप ऑफ पोल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इंडिया में आपके जनरली किस टाइप के पोल यूज किए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा बताइए, वुडन पोल, आरसीसी पोल, स्टील पोल, या ऑप्शन बी एंड सी दोनों, एंड नन ऑफ दीस। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए आप भी जानते होंगे कि जो सबसे ज़्यादा आपका जो कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन सा टाइप का पोल होता है, वो आपका होता है आरसीसी पोल। आपने देखा होगा जनरली हर जगह पे आपको आरसीसी पोल ही देखने को मिलता है, देखा है कि नहीं, आपके गांव में, देहात में, कहीं पे भी आपने देखा होगा तो आरसीसी पोल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। ठीक है, और ये एक तरीके से आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, इसमें करंट भी आसानी से करंट भी नहीं फ्लो होती है। जब कोई अगर फ्लैश ओवर वगैरह हो गया तो उससे आपकी करंट भी नहीं फ्लो होगी, क्योंकि एक इंसुलेटर अच्छा इंसुलेटर होता है सीमेंट। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको टॉपिक वाइज इसीलिए करा रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपको एक तरफ से सारे उठा के करा देंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज से आपको दिक्कत नहीं होगी। जब जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका टॉपिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन कहा गया है, विच एमोंग दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर लाइन सपोर्ट्स, यानी कि इनमें से आपको ये बताना है कि जो लाइन सपोर्ट्स होती है, मान लिया लाइन सपोर्ट क्या होता है, हमने बताया लाइन सपोर्ट हो गया टावर हो गया, पोल हो गया, यही तो लाइन सपोर्ट होता है। अब पोल या टावर की डायरेक्टली पूछ सकता था, या आपसे लाइन की पूछ ली, सपोर्ट की पूछ लिया है तो सपोर्ट का मतलब टावर या पोल। ठीक है, तो टावर या पोल की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैंने आपको लिखाया भी है प्रॉपर्टीज़, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन आपको मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर जितना पढ़ लिया होगा तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा,
हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ये भी सही है। लाइट इन वेट, हाँ लाइट इन वेट भी होना चाहिए पोल। इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंडक्टर फॉर मेंटेनेंस, ठीक है ये भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, इनमें से सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने आपको लिखाई हैं, तो वहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो लोग क्लासेस नहीं किए उनको दिक्कत हो रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको तो रटना पड़ेगा। अगर जो क्लासेस पहले से किए होंगे, जितनी मैंने क्लासेस कराई हैं टीटीपी की, ठीक है, और आपकी टीटीपी की क्लासेस चल भी रही हैं, प्रॉपर तरीके से सिलेबस कवर कराया जा रहा है आपका, अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया होगा तो आपको इन क्वेश्चंस को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो जो लोग नहीं किए हैं उनको क्लासेस को जाके फॉलो करिए, वहाँ से आपका पूरा डिप्लोमा का कोर्स भी करा दिया जाएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है क्वेश्चंस की, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम आपका आने वाला है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ वोल्टेज फॉर द लाइन सपोर्ट्स, यानी कि आपको कहा गया है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, सहन करने की लिमिट होती है जो वोल्टेज की लाइन सपोर्ट के लिए, वो कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 kV, 20 kV, 11 kV, 44 kV। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 kV। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा, टू प्रिवेंट रोटिंग ऑयल द वुडन पोल्स विच ऑयल इज इम्प्रेगनेटेड टू इट, बताइए। यानी कि आपको ये बताना है रूटिंग का मतलब क्या होता है। हमने आपको बताया है कि जो वुडन पोल होते हैं, जो लकड़ी के पोल होते हैं, बेसिकली उनकी जड़ों पे क्या होती है, आपकी दीमक सी लग जाती है। तो इस दीमक से बचाने के लिए हमने आपको बताया भी होगा, तो कौन सा ऑयल यूज करते हैं, बताइए बताइए सभी लोग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, केरोसिन ऑयल, मिनरल ऑयल, क्रियोसोट ऑयल और ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा हमने ये कराया है आपको, कौन सा ऑयल यूज करते हैं, क्रियोसोट ऑयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया स्टील पोल आर पेंटेड सो एज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम, यानी कि जो स्टील पोल होते हैं आपके, ये स्टील पोल बेसिकली कैसे कर दिए जाते हैं, पेंट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये पेंट क्यों कर दिए जाते हैं, तो पेंट कर दिए जाते हैं किससे बचाने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील पोल में पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि आपका कोरोजन ना लगे या जंग ना लगे उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसका, बताइए विच अमॉन्ग दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टील पोल, यानी कि ये ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि स्टील पोल जो होता है इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो स्टील पोल नहीं है। पहला कहा गया रेल पोल, दूसरा कहा गया टेबलर पोल, सी कहा गया रोल्ड स्टील जॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोल्ड स्टील जॉइंट। तो रोल्ड स्टील जॉइंट आपको हमने नहीं बताया है, क्योंकि ये आपका रोल्ड स्टील जॉइंट पोल नहीं आता है, स्टील का पोल नहीं है। ठीक है, टेबलर पोल, रेल पोल, ये सारे स्टील के पोल होते हैं, हमने आपको बताया भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज द यूजुअल स्पैन ऑफ आरसीसी पोल, यानी कि क्या कहा गया है कि जो आरसीसी पोल होते हैं आपके, मान लिया, ठीक है, तो ये आरसीसी पोल की स्पैन लेंथ कितनी होती है। तो स्पैन लेंथ हमने आपको बताया, कौन सी स्पैन लेंथ होती है, दो टावरों की जो बीच की दूरी होती है, हम उसको क्या कहते हैं, स्पैन लेंथ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब स्पैन लेंथ जो होती है वो दो टावरों के बीच कितनी होती है जब आरसीसी का पोल यूज करते हैं, तो बताइए इसका आंसर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 से लेकर के 150 मीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्पैन लेंथ रख सकते हैं। ठीक है, आरसीसी पोल के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। किसी ऑप्शन में आपको 80 से 150 के बीच अगर कोई भी दिया रहता है तो आप उसी को लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया है, उसमें आपको एक रेंज दे दी है कि 80 मीटर से 150 मीटर तक के हम यूज कर सकते हैं स्पैन लेंथ आरसीसी पोल के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया सैग डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, बताइए। यानी कि जो सैग आपको हमने बताया, सैग वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो सैग जो आपको बताना है कि किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो सैग का फॉर्मूला आपको लिखा है, वो लिखिए, ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8t। अब देखिए इसमें t हमारा क्या होता है? टेंशन, टेंशन या हिंदी में कहें तनाव। ठीक, एल क्या होती है? हमारी लेंथ होती है। कौन सी लेंथ? स्पैन लेंथ। ठीक, स्पैन लेंथ होती है। और डब्ल्यू क्या होता है? हमारा वेट होता है, वेट ऑफ कंडक्टर। ठीक, अब बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्पैन लेंथ भी दिया गया है, वेट ऑफ कंडक्टर भी दिया गया है, टेंशन इन द कंडक्टर ये भी दिया गया है। तो फिर इस आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं इसमें, क्योंकि आप देख सकते हो सैग का फॉर्मूला हमने लिखा और वहाँ से हमको पता लग गया कि कौन सा फैक्टर आपका सैग पे डिपेंड करता है। ठीक, तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द शेप दैट इज अटेन्ड बाय कंडक्टर्स इफ सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम हाइट। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके जो कंडक्टर्स होता है, ठीक है, उस कंडक्टर्स का आपको शेप बताना है। ठीक है, उसका शेप बताना है कि, और शेप कब बताना है? जब आपका जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट लेवल आपका सेम रहता है। ठीक है, मान लीजिए सपोर्ट है या टावर है, तो इसमें क्या है? आपका ये कंडक्टर है और ये सैग है, यहाँ से ये चीज़ ये आपको हमने बताया। ठीक है, ये कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट और सपोर्ट के बीच की दूरी सैग कहलाती है। अब ये जो होता है, तो आपको ये बताना है कि जो कंडक्टर का ये कर्व बना है या जो शेप बना है, इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप का नाम क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में। समझ गए क्वेश्चन को? दोबारा फिर समझ लीजिए। यानी कि दो सपोर्ट आपके इक्वल सपोर्ट पे जो कंडक्टर आपका बंधा होता है, उस कंडक्टर का जो शेप बना होता है इस तरीके से, तो इस शेप का नाम क्या है ये बताइए। तो वही पूछा गया है, इस शेप को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस शेप को हम कहते हैं कैटेनरी कर्व, कैटेनरी कर्व। ठीक है, इसको याद रखना सभी लोग। तो कैटेनरी कर्व बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ गया समझ में सभी लोगों के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा गया है कंडक्टर सैग शुड बी केप्ट, यानी कि जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर का सैग की अगर बात करें, ठीक है, तो कंडक्टर का सैग कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में कहा गया मिनिमम, बी में कहा गया मैक्सिमम, और सी में कहा गया 0, डी में कहा गया नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर, सैग कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि आपका जो कंडक्टर का सैग है ये आपका कम से कम होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आपका 0 नहीं होना चाहिए। 0 होने का मतलब क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट आपने कंडक्टर कनेक्ट कर दिया, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया तो सैग बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा हमारा, जब आपका सर्दियां होंगी, जब वेदर कंडीशंस होगी, ठीक है, तो सर्दियों के केस में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो कंडक्टर होता है वो क्या होगा, हम जानते हैं कंडक्टर हमारा जो गर्मी में होता है वो उसका एक्सपेंशन होता है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, और जब सर्दी होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये सिकुड़ता है,
और सिकुड़ने के कारण हमारा क्या होगा, कंडक्टर अगर हमारा ऑलरेडी स्ट्रेट कर देंगे तो सर्दियों में क्या होगा, टूटने का खतरा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 हमारा सैग नहीं होना चाहिए। हाँ ये है कि हमारा सैग कैसा होना चाहिए, मिनिमम रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द मिनिमम सेफ्टी फैक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंडक्टर टेंशन। यानी कि आपको बताना है कि जो कंडक्टर का टेंशन होता है, मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर की टेंशन की अगर बात करें, ठीक, टेंशन की बात करें तो कंडक्टर के टेंशन के लिए जो सेफ्टी फैक्टर डिसाइड किया जाता है वो कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसके लिए सेफ्टी फैक्टर होता है वो 2 होता है। जबकि हमने एक सेफ्टी फैक्टर और बताया था, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये कंडक्टर के टेंशन के लिए पूछा गया सेफ्टी फैक्टर, तो वो कितना है, 2 होता है। जबकि आपका अगर पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में पूछा जाए, पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में अगर सेफ्टी फैक्टर पूछा जाता है तो उसका कितना बताएंगे, 10। हमने आपको कराया भी है क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया स्टेन एंड साइकिल टाइप इंसुलेटर आर प्रोवाइडेड ऑन विच टाइप ऑफ प्लेन। यानी कि जो स्टेन और साइकिल टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं उनमें मानते हैं कि हमारा जो लगाते हैं पिन टाइप या साइकिल टाइप या स्टेन टाइप इंसुलेटर को, तो वो किस तरीके से लगाते हैं, वर्टिकल प्लेन में, ओरिएंटल प्लेन में, ऑन द सरफेस, ऑल ऑफ दिस। तो बताइए। तो हमने आपको बताया भी है कि जो स्टेन या साइकिल टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं, स्टेन टाइप का हमने किस तरीके से बताया था, इस तरीके से स्टेन टाइप के होते हैं, ऐसे आपके बने होते हैं। ठीक है, तो स्टेन टाइप को इंसुलेटर्स को देखिए किस तरीके से लगाया जाता है, ये वर्टिकल पोजीशन में लगाया जाता है, वर्टिकल पोजीशन में। ये हमने आपको बताया भी है, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वर्टिकल प्लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है मैक्सिमम टेंशन in the section of overhead line the conductor between two supports of unequal heights occurs at। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ओवरहेड लाइन है मान लिया, ठीक है, और ओवरहेड लाइन में आपका अगर सपोर्ट की बात करें तो ये आपका सपोर्ट अब अनइक्वल है। ठीक है, अनइक्वल का मतलब हमारी सपोर्ट लेवल अनइक्वल है। तो जब आपका कंडक्टर बनेगा, कंडक्टर लटकाओगे तो इस तरीके से ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। ठीक, इस तरीके से बनेगा। तो इस केस में इन्होंने पूछा है कि अगर अनइक्वल सपोर्ट के आपके क्या हैं, टावर हैं, या उस पर अगर का कंडक्टर लगाया जाता है या कंडक्टर ओवरहेड लाइन प्लेस किया जाता है, तो उसमें मैक्सिमम जो टेंशन होगी, या मैक्सिमम तनाव होगा वो कहाँ पे होगा, ये आपसे पूछा है। कहाँ पे होगा, ऑप्शन ए में कहा गया है द हायर सपोर्ट, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला, जो अधिक हाइट वाला सपोर्ट है वहाँ पे अधिक टेंशन होगा। या ऑप्शन बी में कहा गया द लोअर सपोर्ट, यानी कि जो लो सपोर्ट वाला है, कम सपोर्ट हाइट है उसकी, उस पे होगा। या क्वेश्चन में कहा गया मिड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मिड पॉइंट पे, या नन ऑफ दिस। तो आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता रहती है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ से देखिए आपके 2 काम हो रहे हैं। एक तो आपके जो भी जेई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, या ए लेवल के भी हम कह सकते हो, तो इसके भी आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी हो रही है साथ में। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके ए लेवल के भी इसमें आ जाते हैं। तो जनरली आपका क्या होता है, जेई लेवल के ही क्वेश्चन जो होते हैं आपको इसी तरीके से आपको जेई लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपकी ये माने चलिए 80 to 70% तक तैयारी आपकी यहाँ से इस सब्जेक्ट से आपकी जेई लेवल की भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मत समझिए कि आप केवल बीईटी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, ये केवल आप बीईटी बोर्ड के साथ साथ में आपकी कंपटीशन की भी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो ये मत ध्यान दीजिए कि हम केवल उसी के लिए पढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो चलिए फिर इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी हायर सपोर्ट्स, यानी कि जो सबसे हाई सपोर्ट होगा उस पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम कंडक्टर का टेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कंडक्टर का टेंशन कहाँ पे मिलता है, जो हायर सपोर्ट का लेवल होता है वहां पे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। अब क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज ऑन द ओवरहेड लाइन्स, बताइए आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ओवरहेड लाइंस होती हैं आपकी, ठीक है, इस ओवरहेड लाइंस में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला तो दिया गया है इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन, यानी कि इन्होंने क्या है कि सैग जो है वो बढ़ जाएगा और टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले ऑप्शन में। दूसरा कहा है डिक्रीज इन सैग, दूसरे में कहा है कि सैग हमारा कम हो जाएगा और टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, सी में क्या है, कहा गया है कि दोनों बढ़ जाएगा या दोनों घट जाएगा। तो बताइए इसका आंसर। तो देखिए समझते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि सैग की वैल्यू क्या होती है, एस ओमेगा एल स्क्वायर 80। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो टेंशन होता है, टेंशन ये है टी और सैग ये है। तो सैग और टेंशन का अगर हम रिलेशन देखें तो इन्वर्सली रिलेशन है, यानी कि अगर हमारा टेंशन बढ़ेगा तो सैग की वैल्यू कम हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो यहाँ से ये रिलेशन बना है। अब हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर से रिलेशन निकालते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, कंडक्टर का एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन होगा कंडक्टर का, और कंडक्टर का जैसे एक्सपेंशन होगा तो उस केस में हमारा क्या कंडक्टर होगा, हमारा एक तरीके से जो कंडक्टर जो बंधा होता है वो, और इसका सैग बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही ढीला होगा तो जो सैग बढ़ेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं सैग बढ़ेगा, और जब सैग बढ़ेगा तो उससे हमारा क्या होगा, टेंशन कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। तो यहाँ से क्या होगा, इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा सैग तो बढ़ जाएगा बट हमारा टेंशन जो होगा कंडक्टर का वो घट जाएगा, और टेंशन घटेगा तभी हमारा सैग बढ़ेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, व्हाई इज स्ट्रिंग चार्ट यूजफुल, तो बताइए इसका आंसर। तो उन्होंने कहा है एक स्ट्रिंग चार्ट होता है आपका, ठीक है, आप लोग पढ़ते हो स्ट्रिंग चार्ट के बारे में। तो स्ट्रिंग चार्ट बेसिकली आपको क्या बताता है, ये एक तरीके से मेथड होता है आपको सैग को कैलकुलेट करने का, एक मेथड। ठीक है, यानी कि सैग को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो स्ट्रिंग चार्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फॉर फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर होता है इस कंडक्टर में कितना सैग है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, स्ट्रिंग चार्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन क्या गया, व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ हाई वोल्टेज लाइंस फ्रॉम ग्राउंड अक्रॉस द स्ट्रीट, तो बताइए। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो HV लाइंस होती हैं आपकी, ठीक है, ये अगर जो लगाई जाती हैं, मान लीजिए HV लाइंस जा रही है आपकी टावर, ये टावर हैं या हम कह सकते हैं पोल हैं कोई, या टावर सपोर्ट कह सकते हैं। तो जो कंडक्टर है वो पृथ्वी कह सकते हैं अर्थ से कितनी दूरी पे रखना चाहिए, या हम कह सकते हैं इसी को हम कहते हैं जितनी दूरी रखेंगे वही हमारा जो रुद्र कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब समझ गए कि कंडक्टर और अर्थ के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, ग्राउंड क्लियरेंस कहलाता है। ठीक है, तो वही पूछा है क्वेश्चन में कि जो मिनिमम क्लियरेंस होता है HV लाइन के लिए वो कितना मीटर रखा जाता है, कितना मीटर रखा जाता है इसकी और एक अर्थ के बीच की दूरी, तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर
V, यानी कि आपका 6 मीटर की दूरी रखी जाती है, यानी कि इसकी हाइट जो है 6 मीटर होनी चाहिए। ठीक, मिनिमम, अधिक से तो रख सकते हैं लेकिन मिनिमम जो है क्राइटेरिया इसकी 6 मीटर रखी जाती है जब HV लाइन हो, ठीक है, या हाई वोल्टेज लाइन हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर V। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द मिनिमम ओरिएंटल क्लियरेंस ऑफ LV लाइंस फ्रॉम रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कोई बिल्डिंग है, मान लिया एक घर है आपका, ठीक है, तो उसके क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ओरिजेंटल क्लियरेंस कितना होना चाहिए। मान लिया ये घर है और आपके घर से बाहर कोई लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, जो ओरिजेंटल आपको पूछी गई है, ये जो ओरिजेंटल दूरी कितनी होनी चाहिए आपकी बिल्डिंग से उस कंडक्टर की, तो ये पूछा है। तो ये चीज़ हम आपको पढ़ाए भी हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस दूरी कितनी रखते हैं, 1.5 मीटर, ठीक है। तो 1.5 मीटर तो नहीं है इसकी, तो ये 1.5 मीटर मैक्सिमम होती है, ठीक है, मिनिमम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 1.2, ठीक है, ये नहीं होगा, 1.2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.2 मीटर। वैसे यहाँ पे ऑप्शन 1.5 होना चाहिए, तो क्वेश्चन में आपको चाहे कर लीजिए इसको, अगर नहीं होता है तब भी आप 1.2 ही देंगे आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्वेश्चन देखे MCQ, जो कि आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे कराए जा रहे हैं और बहुत ही आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। ये सारे बहुत ही आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आलतू फालतू के क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको टॉपिक वाइज कराते हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि हमारे क्वेश्चंस जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक से हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जब हम टॉपिक वाइज किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कवर नहीं होते हैं, बट आपके जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं अगर आपने टॉपिक वाइज कवर किया है तो, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आते हैं, जो टॉपिक आपका या चैप्टर वाइज कह सकते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेके आते हैं, जिससे कि हमारे कोई भी क्वेश्चन BT बोर्ड का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। या हम कह सकते हैं कोई भी हमारा कंपटीशन एग्जाम है, जैसे SSC JEE है, UPPCL JEE है, जैसे अभी आपका आया DFC CIL का, ठीक है, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल होने वाला है, ठीक। तो वहाँ से आप दोनों चीज़ें पढ़ सकते हो। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों को, ठीक है, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से हम कोशिश करेंगे आपको कवर कराने की, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, ठीक है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।